नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला पार्ट मुझे कह रहा है राइट द हेक्स कोड इक्विवेलेंट टू RGB 255 255 255 एंड टेल व्हाट कलर इट इज। अच्छा, RGB में 255 मतलब यहाँ पर रेड को मैंने पूरा ले लिया है, ग्रीन को मैंने पूरा ले लिया है और ब्लू को मैंने पूरा ले लिया। पूरा ले लिया मतलब सारे कलर्स को मिक्स करके कौन सा कलर बनता है? कलर मेरे पास बनता है वाइट कलर। एंड इसी वाइट कलर का हेक्स कोड इक्विवेलेंट क्या होगा? इसी वाइट कलर का हेक्स कोड इक्विवेलेंट होगा, मुझे पता है कि RGB का जो 255 होता है वो हेक्स कोड के अंदर FF के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकती हूँ हैश कोड FF FF FF, दिस इज इक्वल टू माई वाइट कलर। तो ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। राइट द बेस्ट पॉसिबल RGB एंड हेक्स कोड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कलर्स। तो बेस्ट पॉसिबल में तो मैं ये अज्यूम करूंगी कि ये मुझे येलो कलर दे रखा है एंड ये मुझे मेरा ब्लू कलर दे रखा है। अब येलो कलर के लिए RGB लिखते हैं। RGB यानी RGB क्योंकि ज़्यादा सिंपल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इंट्यूटिव होता है एज कम्पेयर टू हेक्स कोड। RGB के अंदर येलो के लिए मुझे रेड कितना चाहिए? मुझे रेड पूरा चाहिए। मुझे ग्रीन कितना चाहिए? मुझे ग्रीन भी पूरा चाहिए। और मुझे ब्लू कितना चाहिए? मुझे ब्लू बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये मेरा RGB सेट हो गया एंड इसी का हेक्स कोड क्या होगा? हैश 255 मतलब FF, 255 मतलब FF, 0 मतलब 00। ब्लू की अगर बात करें तो ब्लू में RGB में मुझे रेड कितना चाहिए? रेड मुझे 0 के इक्वल चाहिए। ग्रीन कितना चाहिए? ग्रीन 0 चाहिए। ब्लू कितना चाहिए? ब्लू मुझे पूरा चाहिए। और इसी का हेक्स कोड वेरिएशन होगा 0 मतलब 00 00 एंड 255 मतलब FF। तो ये इसका हेक्स कोड होगा, ये ब्लू का हेक्स कोड होगा। तो इस तरीके से हम अपने हेक्स कोड एंड RGB वैल्यूज को सिंपल प्लेन कलर्स के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टीज जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये है हमारी टेक्स्ट रिलेटेड CSS प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने कलर को थोड़ा सा डिटेल में कवर किया है कि कलर कैसे सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, कलर के क्या क्या अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। अब हम टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर होती है, हमारी वेब पेजेस के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है, वो हमारी टेक्स्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। अब टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज में हम ये सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इनमें पहली आ जाती है हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। यानी अगर मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो कभी कभार हम चाहते हैं कि सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो, या कभी कभार हम चाहते हैं मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर के ऊपर डिस्प्ले हो, मेरी हेडिंग जो है वो भी सेंटर के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पर हमारी हेडिंग हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट के अंदर जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी टेक्स्ट को अलाइन करना चाह रहे हैं। अलाइन मतलब उसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए या सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। फिर आती है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी कि कौन सी हेडिंग या कौन सा टेक्स्ट ज्यादा बोल्ड होना चाहिए, कौन सा कम बोल्ड होना चाहिए, कौन सा ज्यादा लाइटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हैं वेट के लिए। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी आ जाती है जिसमें हम एक अंडरलाइन सेट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट को हम कट कर सकते हैं, एक लाइन थ्रू दे सकते हैं, ओवरलाइंस दे सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। लाइन हाइट की प्रॉपर्टी आ जाती है। कभी कभार हमने कई सारे एडिटर्स देखे होंगे, जैसे गूगल डॉक्स अगर आपने यूज किया है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने यूज किया है, तो उसमें आप लाइन की हाइट सेट कर सकते हैं। मतलब एक तो तरीका है इस तरीके से चीजें लिखने का। एक तरीका है कि मैंने फर्स्ट लाइन लिखी एंड उसके बाद जो मैंने सेकंड लाइन लिखी, इन दोनों के बीच में काफ़ी सारा गैप आ गया। तो ये जो गैप आता है, ये जो गैप हम सेट कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट। उसके बाद हमारे पास लेटर स्पेसिंग आती है कि एक तरीका है टेक्स्ट को हम ऐसे डिस्प्ले करें, दूसरा तरीका है सेम टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले किया जाए। तो ये जो स्पेस आ जाती है लेटर्स के बीच में, इसको सेट करने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, लेटर स्पेसिंग। एंड उसके अलावा हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है विच इज ऑफ फॉन्ट साइज, जो ऑलमोस्ट आपको हर एक वेबसाइट के अंदर इंपॉर्टेंट तरीके से दिख रही होगी, क्योंकि फॉन्ट साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वेबसाइट के ऊपर। फॉन्ट साइज यानी हमारा जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कितना बड़ा या कितना छोटा हमने उसको सेट किया है। तो इसीलिए ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। अलाइन करने का मतलब कोई डायरेक्शन दे देना, किसी चीज के अकॉर्डिंग हो जाना। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, आपकी पेरेंट जो भी एलिमेंट होता है
उस पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से आपको एक अलाइनमेंट दे देती है। जैसे अभी के लिए अगर हम अपने CSS के अंदर लिखें टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो मेरा सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएगा अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। अगर मैं टेक्स्ट अलाइन राइट लिखूंगी तो सारा का सारा टेक्स्ट राइट डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी के लिए मैंने एक index.html फाइल क्रिएट की है जिसके अंदर काफ़ी सारा मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये बहुत ही रैंडम टेक्स्ट है। ये index.html फाइल आपको मिल भी जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली जितनी भी प्रैक्टिस है इसी फाइल के ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो आप रैंडमली अपने लिए कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस फाइल में मैंने काफ़ी सारा रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है। कुछ मैंने H1 बनाए हुए हैं, पैराग्राफ बनाए हुए हैं, H2 बनाए हुए हैं, H3 भी बनाए हुए हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये कुछ इस तरीके का आपके लिए क्रिएट हो रखा है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर अभी के लिए कोई भी स्टाइलिंग अवेलेबल नहीं है, कोई भी CSS अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो मैंने एक CSS style.css वाली फाइल को लिंक कर रखा है, पर ये CSS फाइल अभी कंप्लीटली खाली है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरी ये जो हेडिंग है अभी आपको लेफ्ट की तरफ दिख रही होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी की सारी जो हेडिंग्स होती हैं, सारा का सारा जो टेक्स्ट होता है वो हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होता है। बट अगर मैं चाहती हूँ ये हेडिंग मेरी मिडल में आ जाए, सेंटर में आ जाए, सबसे पहले तो H1 पर मुझे अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो मेरी हेडिंग है जहाँ पर मैंने आयरन मैन लिखा हुआ है, ये आयरन मैन वाला जो टेक्स्ट है H1 हेडिंग के अंदर है। तो मैं अपनी स्टाइलिंग H1 के ऊपर अप्लाई करना चाह रही हूँ। H1 इज माई सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में मैं चाह रही हूँ अलाइनमेंट मेरा सेंटर में हो जाए। तो ये सेंटर की फिक्स स्पेलिंग है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा पूरा का पूरा जो H1 का टेक्स्ट है वो कहाँ आ गया, वो मेरा सेंटर में आ गया। इसी सेम टेक्स्ट को अगर मैं चाहूँ कि राइट साइड में मुझे देना है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये मेरा पूरा टेक्स्ट राइट साइड में आ गया। बट ये जो लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन नहीं होता। ये जो मेरा अलाइनमेंट है ये अकॉर्डिंग टू पेरेंट एलिमेंट होता है। इसको दिखाने के लिए मैं एक दो प्रॉपर्टीज यूज करने वाली हूँ जिनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा बट बाद में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए इन प्रॉपर्टीज को कैसे क्या वैल्यू सेट करनी है उसको इग्नोर करना है और बस ऑब्जर्व करना है। मान लेते हैं बॉर्डर मैंने रखा है, सॉलिड बॉर्डर मैंने रखा है एंड मैंने विड्थ रखी है 50%। सॉलिड बॉर्डर एक बार देख लेते हैं। बॉर्डर से क्या होगा, मेरी जो हेडिंग है इसके अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट हो गया जो बता रहा है कि हेडिंग कितनी लंबी हो सकती है। तो हेडिंग के लिए जो पूरा एरिया मुझे मिल रखा है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट की विड्थ है 100%। इसको मैं इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकती हूँ। यहाँ पर ये जो पूरी विड्थ है ये मुझे दी हुई है मेरी हेडिंग के लिए। अब मान लेते हैं कि इस विड्थ को 100% की जगह मान लेते हैं हेडिंग के लिए मुझे सिर्फ 50% विड्थ चाहिए। अभी तो 100% विड्थ है तो मेरा जो हेडिंग है वो राइट साइड में चली गई है, पर 50% अगर विड्थ होती, मतलब आधा डॉक्यूमेंट होता, तो अब अगर मेरा टेक्स्ट राइट साइड में होता तब भी वो मुझे दिखता सेंटर में ही। मतलब अगर मैं ये बॉर्डर हटा दूं तब भी इस टेक्स्ट को देखकर मुझे लगेगा, हेडिंग को देखकर, कि ये सेंटर में है। बट ये सेंटर में नहीं है, टेक्स्ट अलाइन राइट में है। ये हेडिंग एक्चुअली राइट साइड में है बट ये डॉक्यूमेंट के राइट साइड में नहीं है, ये अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से राइट साइड में है। मतलब H1 को अगर जगह ही 50% दी है, मतलब आधा पेज दिया है, तो वो आधे पेज के राइट साइड में है। तो इसीलिए जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है ये रिलेटिव टू द पेरेंट होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। मतलब एक तरीके से आप चाहें डॉक्यूमेंट में राइट में कर दूं, अगर वो एक ब्लॉक एलिमेंट है और पूरी 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है तो आप राइट में कर पाएंगे, नहीं तो अगर आधी विड्थ कर रहा है या 75% विड्थ कर रहा है तो उस केस में हमारा जो H1 हेडिंग है या किसी भी और एलिमेंट की अगर बात करें तो वो राइट में तो हो जाएगा, पर वो अपनी पूरी विड्थ के राइट में होगा, पूरे डॉक्यूमेंट के राइट में हर केस में ज़रूरी नहीं है। तो एक छोटी सी चीज़ है जिसको हमें समझना है। अब इसको मैं हटा देती हूँ फॉर नाउ। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट H1 के लिए हम कर देते हैं टू सेंटर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा H1 आ गया है सेंटर में। इसी तरीके से ये जो मेरी H3 है, प्रीमियर सोलो सीरीज, अगर H3 की बात करें तो H3 को मैं टेक्स्ट अलाइन कर सकती हूँ टू माई राइट। इसको कर लेते हैं सेव रिफ्रेश। तो मेरी H3 पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के राइट में चली गई है। बाकी सारा टेक्स्ट हम बाय डिफॉल्ट अभी लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसको लेफ्ट से ही रखते हैं। मैं चाहती तो अपने पैराग्राफ को भी राइट से स्टार्ट कर सकती थी, जैसे मैं लिख सकती थी टेक्स्ट अलाइन राइट, सेव रिफ्रेश। तो मेरे सारे के सारे पैराग्राफ अब दिख रहा है कि राइट की तरफ
अलाइन हो गए हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो ये है मेरी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के अंदर एक तो मेरे पास लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, ये तीनों काफी इंट्यूटिव है। अब जब CSS स्टार्ट हुआ था, यानी CSS का फर्स्ट वर्जन आया था, उसमें लेफ्ट राइट सेंटर इस तरीके से वैल्यूज थी। बट लेटेस्ट जो CSS का वर्जन है, विच इज वर्जन 3, CSS 3 के अंदर दो नए कीवर्ड, दो नई वैल्यूज इंट्रोड्यूस हुई हैं, विच इज स्टार्ट एंड एंड। इनको इंट्रोड्यूस किया है डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि एक अगर लैंग्वेज का एग्जांपल ले, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को हम लेफ्ट से लेकर राइट तक लिखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेफ्ट क्या हो जाता है, लेफ्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है, राइट क्या हो जाता है, राइट हमारा एंड हो जाता है। उसी तरीके से अलग लैंग्वेजेस, जैसे अरेबिक हो गया, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर हम राइट से लेकर लेफ्ट डायरेक्शन में लिखते हैं। तो जब भी अरेबिक जैसी लैंग्वेजेस होंगी या फिर हिब्रू जैसी लैंग्वेजेस होंगी जो राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ लिखी जाती हैं, उसमें राइट क्या हो जाएगा, उसमें राइट हमारा स्टार्ट हो जाएगा एंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारा एंड हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, वहाँ हम स्टार्ट एंड एंड को कुछ इस तरीके से लेंगे। वहाँ आप सिंपली लेफ्ट नहीं लिख सकते, वहाँ आप सिंपली राइट नहीं लिख सकते, आप स्टार्ट एंड एंड लिखेंगे तो वो ज़्यादा इंट्यूटिव होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम इंग्लिश लिख रहे हैं, तो अगर मैं राइट को एंड से रिप्लेस कर दूँ, दोनों जगह राइट को एंड से रिप्लेस कर दूं और अब अगर रिफ्रेश करूं तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एंड का मतलब राइट ही होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। हाँ, अगर H3 को मैं यहाँ स्टार्ट से रिप्लेस कर दूं, स्टार्ट का मतलब लेफ्ट हो जाएगा, तो मेरी ये जो हेडिंग्स है, ये मैं रिफ्रेश करूंगी तो हेडिंग्स मेरी दोनों लेफ्ट की तरफ आ गई। तो इस तरीके से हम स्टार्ट एंड एंड का भी यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट, स्टार्ट, राइट, एंड एंड सेंटर काफी इंट्यूटिव है। अगर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई की बात करें, जस्टिफाई का मतलब बेसिकली होता है टेक्स्ट के अंदर स्पेसेस को इंक्रीज कर देना ताकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आ पाए। जैसे यहाँ पर MDN वेबसाइट पर जाकर मैं टेक्स्ट अलाइन अगर जस्टिफाई को सिलेक्ट करूं तो क्या हुआ, मेरे टेक्स्ट के अंदर ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं ये आ गई, ताकि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सारे के सारे जो टेक्स्ट है उसका सेम रहे। अगर इसी टेक्स्ट को मैं सेंटर में अलाइन करती तो सेंटर अलाइन हो जाता, एंड अलाइन हो जाता, स्टार्ट हो जाता। बट जस्टिफाई की वजह से जो मेरी हॉरिजॉन्टल लेफ्ट बाउंड्री एंड हॉरिजॉन्टल राइट बाउंड्री है वो एक जैसी मुझे दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये हमारे पास फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट बताता है कि हम जिस भी फॉन्ट को लिख रहे हैं, जिस भी टेक्स्ट को लिख रहे हैं, वो कितना लाइट या फिर कितना बोल्ड है। जैसे फॉन्ट वेट अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो मतलब वो ना ज़्यादा लाइट होगा ना ज़्यादा बोल्ड होगा, नॉर्मल सा मुझे डिस्प्ले देगा। यूजुअली जो फॉन्ट वेट की वैल्यू होती है ये 100 से लेकर 900 की रेंज में होती है, जिसमें हमारे पास 100 के इंक्रीमेंट होते हैं, 100, 200, इसको 300 भी हम सेट कर सकते हैं, 400, 500, 600, इस तरीके से 900 तक हम सारी वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो फॉन्ट वेट होता है वो हमारा 400 वैल्यू पर सेट होता है बाय डिफॉल्ट। इसको हम नॉर्मल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने अपने, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर अगर मैं हेडिंग को या फिर इस H2 को अगर नॉर्मल पर सेट करूं, अभी ये क्या है, H2 हमेशा बोल्ड होता है, H1 हमेशा बोल्ड होता है, हेडिंग्स हमेशा बोल्ड होती हैं। बट अगर मैं H2 को नॉर्मल पे सेट करूं, मैं क्या करने वाली हूँ, style.css में H2 को सिलेक्ट करूंगी एंड यहाँ पर मैं करने वाली हूँ फॉन्ट वेट सेट टू नॉर्मल। इसको मैं कर देती हूँ सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा जो H2 है, ये वाला H2 एंड ये वाला H2 दोनों अब बोल्ड नहीं है, दोनों की जो बोल्डनेस है वो कम हो गई है, वो नॉर्मल हो गई है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल की जगह 400 लिख देती तो भी सेम रिजल्ट होता। 400 मतलब नॉर्मल। अगर आप 400 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब अगर मैं मान लेते हैं इसको 800 कर लूँ, तो फिर ये जो हेडिंग है ये बोल्ड हो जाएगी। इसको करते हैं रिफ्रेश, तो अब ये बोल्ड हो गई। 400 मतलब नॉर्मल है, 400 से आप लाइट करना चाहते हैं तो आप 200, 100 कर सकते हैं, उससे डार्क करना चाहते हैं तो आप 800, 900, 700 कर सकते हैं। अगर मैं इसको अब 100 कर दूँ तो ये अब काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाएगा एज कम्पेयर टू 400। अब मैं चाहूँ तो फॉन्ट वेट को बोल्ड भी कर सकती हूँ। यूजुअली जो हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट होता है वो बोल्ड नहीं होता, तो मैं पैराग्राफ में क्या करने वाली हूँ, फॉन्ट वेट लिखूंगी एंड फॉन्ट वेट को हम लिख देंगे बोल्ड। इसको मैं रिफ्रेश करूंगी, अब सारे के सारे जो पैराग्राफ्स हैं उनका सबका फॉन्ट जो है बोल्ड में आ गया है। देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइटर टोन दूंगी, मतलब मैं इसको नॉर्मल बना दूंगी टू 400। तो अब ये दोबारा से नॉर्मल हो गया है। फॉन्ट वेट को यहाँ पर मैं 800 सेट कर देती हूँ, तो मेरी जो H2 है वो दोबारा से
बोल्ड हो गई हैं। तो फॉन्ट वेट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग वैल्यूज हमारे पास होती है। हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं टू सेट इट टू नॉर्मल वैल्यू, या उसकी जगह हम एक नंबर भी लिख सकते हैं विच इज 400। हम बोल्ड भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा स्केल होता है इसके अंदर बोल्ड की वैल्यू सेट होती है टू 700। हम डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं। तो फॉन्ट वेट 100 मैंने लिखा तो काफ़ी लाइट साइज का वेट रहेगा। बाकी दो वैल्यूज और होती हैं, फॉन्ट वेट बोल्डर एंड फॉन्ट वेट लाइटर। इनको हम यूजुअली पेरेंट के रिलेशन में यूज करते हैं। पेरेंट इन द सेंस एक आउटर एलिमेंट अगर हमारे पास है और वहां पर जो फॉन्ट वेट की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो उससे भी ज़्यादा अगर मुझे फॉन्ट वेट चाहिए तो मैं बोल्डर यूज़ करूंगी, एंड उससे थोड़ा सा लाइटर फॉन्ट वेट चाहिए तो मैं लाइटर यूज़ करूंगी। इनको अभी हम प्रैक्टिकली नहीं देख रहे होंगे, इनको बाद में जाकर हम देख रहे होंगे। अभी के लिए हम सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो है नॉर्मल, बोल्ड, एंड दूसरा है मेरा 100 से लेकर 900 तक का स्केल, जिसमें से आप कोई भी नंबर लिखकर फॉन्ट वेट को असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कौन सा फॉन्ट कितना ज़्यादा बोल्ड हो, कितना ज़्यादा लाइट हो, उसको भी हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का काम होता है टू सेट द अपीयरेंस ऑफ डेकोरेटिव लाइंस। डेकोरेटिव लाइंस क्या होती हैं टेक्स्ट के अंदर? आपने देखा होगा कि कभी भी कोई हेडिंग लिखी होती है उसके अंदर एक अंडरलाइन आ जाती है, या अगर मैंने ABC लिखा है उसको अगर मैं काटना चाहती हूँ, या अगर मैंने ABC लिखा है तो उसके ऊपर मैं एक ओवरलाइन लेना चाहती हूँ, तो ये मेरी डेकोरेटिव लाइंस है, यानी जो टेक्स्ट को डेकोरेट करती है। इसको मैं अपनी अंडरलाइन कहती हूँ, इसको मैं अपनी लाइन थ्रू कह देती हूँ। लाइन थ्रू यानी टेक्स्ट के थ्रू ये लाइन जा रही है, एंड इसको हम कह देते हैं अपनी ओवरलाइन। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर एक अंडरलाइन, लाइन थ्रू या ओवरलाइन सेट करनी होती है तो वहाँ पर हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको डिफाइन करने के लिए लिखते हैं प्रॉपर्टी, एंड उसकी वैल्यू में हम अंडरलाइन लिख सकते हैं, ओवरलाइन लिख सकते हैं, लाइन थ्रू लिख सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर मुझे H1 अपनी हेडिंग 1 को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने style.css में H1 के अंदर मैं लिखूंगी टेक्स्ट डेकोरेशन, एंड उसके बाद मैं लिखने वाली हूँ अंडरलाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास एक अंडरलाइन आ जाएगी H1 के अंदर। अगर मान लेते हैं मुझे इस H3 को काटना है या इसमें एक लाइन थ्रू देना है तो H3 के अंदर मैं लिखूंगी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो दोनों जो हेडिंग्स हैं वो कट गई हैं, उनके थ्रू एक लाइन आ गई है टू स्ट्राइक देम। एक और एग्जाम्पल हो सकता है ओवरलाइन का। तो अगर मैं अपनी H2 के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन में डिफाइन करूं ओवरलाइन, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो मेरी H2 है इसके ऊपर एक लाइन आ गई है, इसी तरीके से इस वाली H2 की भी एक ऊपर लाइन आ गई है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन इन 3 पर्टिकुलर लाइंस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। बाकी टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर और भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ इतने नहीं होते। अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू ये तो होते ही हैं। इसके अलावा हम इन लाइन्स की शेप भी चेंज कर सकते हैं और इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या अवेलेबल शेप एंड कलर्स होते हैं उसके लिए एक बार सर्च करते हैं, MDN टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहां पर टेक्स्ट डेकोरेशन में अवेलेबल जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन कलर की या टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की एक बार बात करते हैं। तो कलर में हम कोई भी कलर दे सकते हैं, सिंपली रेड, ब्लू, इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ तो अंडरलाइन को यहाँ पे मैंने रेड कलर में दे दिया है। अगर मैं चाहूँ तो उसका कलर चेंज करके ग्रीन भी कर सकती हूँ। और इन कलर्स को हम हेक्स कोड या फिर नॉर्मल सिंपल जो नेम्ड सिस्टम होता है या फिर RGB सिस्टम होता है, किसी भी सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं। RGB में मैंने यहाँ एक कलर डिफाइन किया है, तो मेरी जो लाइन है अंडरलाइन उसका कलर पर्पलिश थोड़ा सा आ जाएगा। तो अगर कलर देना चाहें तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन रेड अंडरलाइन, तो उससे मेरी अंडरलाइन का जो कलर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। इसको एक बार इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर अपने H1 की जो अंडरलाइन है उसको रेड कलर का करती हूँ, रेड अंडरलाइन। इसको करेंगे रिफ्रेश तो मेरी जो अंडरलाइन है वो रेड कलर में आ गई है। ये जो लाइन थ्रू है इसका भी मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। लाइन थ्रू के सामने मान लेते हैं मुझे पिंक कलर की लाइन थ्रू चाहिए, तो उसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये जो लाइन थ्रू है इसको थोड़ा सा जूम इन कर ले तो ये पिंक कलर में मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ भी पिंक कलर में दिखाई दे रही है। इसी तरीके से मैं अपनी ओवरलाइन का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ओवरलाइन कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर H2 में जाऊँगी और इस कलर को मान लेते हैं मुझे करना है ब्लू। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ओवरलाइन का कलर अब मुझे दिखाई दे रहा है इन द कलर ब्लू। तो इस तरीके से कलर सेट किया जा सकता है। एंड दूसरी चीज़ जो हम सेट कर सकते हैं वो है मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, यानी जो मेरी लाइन है वो किस शेप की होगी। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होती हैं। मैं चाहूँ तो अपनी जो अंडरलाइन है ABC के नीचे उसको वेवी भी बना सकती हूँ। मैं चाहूँ तो ABC के जो अंडरलाइन है उसको डबल भी बना सकती हूँ।
मैं चाहूँ तो ABC के अंडर जो अंडरलाइन है उसको डॉटेड भी बना सकती हूँ, कुछ ऐसा। तो अलग अलग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होती हैं। ये एक सॉलिड अंडरलाइन है, ये मेरी डबल अंडरलाइन है, ये मेरी डॉटेड अंडरलाइन आ गई है यहाँ पर जाऊँ तो मेरी डैश्ड अंडरलाइन है, ये मेरी वेवी अंडरलाइन आ गई है। तो डिफरेंट शेप्स भी हम दे सकते हैं। डिफरेंट शेप देने के लिए मान लेते हैं मुझे जो H1 की हेडिंग है इसको वेवी अंडरलाइन देनी है, वेव्स की फॉर्म में। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ वेवी रेड अंडरलाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ये वेव की फॉर्म में आ गई। मैं चाहूँ तो ये ओवरलाइन है, इसको भी चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि डबल ओवरलाइन चाहिए मुझे, डबल ब्लू ओवरलाइन, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये जो ओवरलाइन है ये डबल आ गई। तो इस तरीके से मल्टीपल ओवरलाइंस, अंडरलाइंस एंड लाइन थ्रू के हम कॉम्बिनेशन को यूज करके टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज कर सकते हैं। पर मोस्टली टेक्स्ट डेकोरेशन इतना ज़्यादा यूज नहीं होता जितनी हमने प्रॉपर्टीज देख ली हैं। मोस्टली टेक्स्ट डेकोरेशन को हम अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसके कॉमन यूज केसेस होते हैं वो एक तो होता है किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, दूसरा कॉमन यूज केस होता है लाइन थ्रू, मतलब अगर मुझे किसी टेक्स्ट को काट कर दिखाना है तो उसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं। एंड तीसरा जो इसका काफ़ी फेमस यूज केस है वो होता है एंकर टैग की अंडरलाइन को रिमूव करना। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग मतलब हमारा जो लिंक हम क्रिएट करते हैं उसको दिखाने के लिए, और बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा एंकर टैग होता है उसके नीचे एक ब्लू कलर की आपको अंडरलाइन हमेशा दिखाई देती है। जैसे अगर ये मेरा टेक्स्ट है तो इसमें मैं एक एंकर टैग ऐड करती हूँ इंडेक्स के अंदर। मान लेते हैं पैराग्राफ जो है उसके अंदर मैंने शुरुआत में ही एक एंकर टैग ऐड किया, मैंने लिखा HRF। तो मान लेते हैं मैंने कोई भी google.com कोई भी लिंक यहाँ पर दे दिया है, एंड यहाँ पर मैंने गूगल मी का एक लिंक दे दिया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ के स्टार्ट में मेरे पास एक एंकर टैग क्रिएट हो गया है जिसको क्लिक करके हम यहाँ पर जा रहे हैं, जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरा एक लिंक आ गया है यहाँ पर, और इस लिंक के नीचे हमेशा बाय डिफॉल्ट एंकर टैग में नीचे की तरफ एक लाइन होती है, अंडरलाइन। पर मैं फॉर सम रीजन चाहती हूँ कि मैं ये अंडरलाइन हटा दूँ, तो उस केस में हटाने के लिए मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज कर सकती हूँ। कैसे यूज करेंगे? स्टाइल के अंदर एंकर टैग की अगर मुझे स्टाइलिंग चेंज करनी है तो पहले तो मैं सारे के सारे एंकर टैग्स को सिलेक्ट करूंगी। तो मैंने A से एंकर टैग को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर टेक्स्ट डेकोरेशन में लिखूं और उसकी वैल्यू को मैं सेट कर दूं नन, तो नन भी एक प्रॉपर्टी होती है, NONE, नन, यानी कुछ भी नहीं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में अगर मैंने नन कर दिया तो लाइन नन का मतलब है कि वो गायब हो जाएगी। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये जो गूगल मी दिखाई दे रहा है, लिंक तो ये अभी भी है क्योंकि मेरा कर्सर क्लिक कर पा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके एक नए पेज की तरफ जा पा रहा है, बट अब इसके नीचे एक लाइन अपीयर नहीं कर रही। तो अगर आप कहीं भी टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख देते हैं तो आपकी जो भी अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू जो भी बाय डिफॉल्ट वहां पर आ रहा होगा वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन वैसे काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, पर मोस्टली ये 3 काफी फेमस यूज केसेस है जिनके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन